जब इन लोगों को सुन रहा था तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने एक नारा दिया था इस मुल्क के लिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे पता नहीं है उनके अच्छे दिन कब आने वाले हैं, लेकिन इन लोगों के जोश और जज्बे को देखकर मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि मजलिस के अच्छे दिन आने वाले हैं। भाइयों, मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आता हूं। अपना तारुफ इस वजह से कराना जरूरी है कि मुझे सांसद बने हुए महज 1 साल का वक्त हुआ है। बहुत ज्यादा आप लोगों ने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शागिर्द हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से सीखा हूं, उन्हें देखा हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं, उनकी हिम्मत को सलाम करता हूं। जब भी पार्लियामेंट के अंदर मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने भी कोशिश किया कि उसी अंदाज के अंदर अमित शाह साहब को, नरेंद्र मोदी साहब की आंखों में आंखें डालकर मैं भी बोलूं। एक बार जब मैंने बोला तो भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर ने मुझसे कहा, यार पहले तो एक ही था, तुम भी आ गए, तुम भी बोलोगे। तो मैंने कहा अभी सिर्फ 2 ही आए हैं, इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर हमारी कौम बहुत ज्यादा आपके पार्लियामेंट के अंदर आएगी इंशाल्लाह मजलिस के अंदर। दोस्तों, ये मुल्क लुट जाएगा ऐसे आसार नजर आते हैं, क्योंकि हुकूमत में अब हमें सब मक्कार नजर आते हैं। जिन लोगों ने लुटाई है जाने इस मुल्क की खातिर, जिन लोगों ने अपनी जान निछावर की है इस मुल्क की खातिर, अब इन गद्दारों को हम ही गद्दार नजर आते हैं। और वो इसलिए कि आज ये इलेक्शन हम जो लड़ रहे हैं वो हर इलेक्शन से हटकर इलेक्शन है, क्योंकि ये इलेक्शन सिर्फ कोई विधायक को चुनेगा, किसकी सरकार बनेगी ये तय नहीं करेगा, बल्कि हमारे और तुम्हारे वजूद का इलेक्शन है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हम रहेंगे या ना रहेंगे, और अगर इस मुल्क के अंदर रहेंगे तो हम बराबरी का हक रखेंगे, या हम अपने ही मुल्क के अंदर दोहरे शहरी के हमारा दर्जा रहेगा। ये फैसला होने वाला है इस इलेक्शन के जरिए। पिछले 74 सालों से हमने बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं। यहां पर जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं वो इस बात की गवाह है कि जब भी इलेक्शन आता है हम इसी तरह की महफिल सजाते हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां आती है, आपको लुभाने की कोशिश करती है, खसमे वादे दिए जाते हैं, आपको न जाने क्या क्या दिखाया जाता है। हथेलियों का क्या मजलिस में कभी यहां पर आपके बीच आई थी? मजलिस को सीमांचल में आए हुए, बिहार में आए हुए महज 5 साल का वक्त हुआ है। पिछले 5 साल पहले महज हम 6 सीटों के ऊपर चुनाव लड़े थे, लेकिन उन 6 सीटों के बाद जिस तरह का बहु तैयार किया गया था, जिस तरह का माहौल तैयार किया गया था कि ये जो आए हैं ये सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं। कई बार हमें ये कहा जाता है कि हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और ये कहने वाले कोई और नहीं है, वही सेक्युलर अपने आप को कहने वाली वो जमातें हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी हो, लालू प्रसाद की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो। ये सेक्युलरिज्म का बुर्खा उड़े हुए ये 74 सालों से इस कौम का धंधा करते आए हैं। आपको बेचा जाता है इलेक्शन के वक्त, इसके खरीदार होते हैं, वरना यह वजह है कि 74 सालों के अंदर सारा मुल्क तरक्की कर लेता है, देश के अंदर खुशहाली रहती है, लेकिन सीमांचल जैसे इलाके के अंदर जहां पर आपकी आबादी है, आपकी बस्तियां हैं, वहां पर तरक्की क्यों नहीं होती है? या किसी और से नहीं, अपने आप से पूछिए कौन है इसके लिए जिम्मेदार? वो लोग जिम्मेदार हैं जो हर इलेक्शन के वक्त में आएंगे, लुभाएंगे, आपको सपने दिखाएंगे,
इसीलिए मैं ये कहता हूं कि इलेक्शन में जब भी लोग आते हैं आपको अलग अलग पार्टियों के लिए वोट मांगने के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि सबसे आसान काम इस मुल्क के अंदर अगर कुछ था तो वो ये था कि मुसलमानों को तकसीम करो, बांट दो इन्हें। इनका वोट अगर एक ताकत बनकर किसी के पीछे खड़ा हो गया तो उसका अंजाम क्या होगा ये वो जानते थे अच्छी तरह से। तो आओ इनको किसको खंदील के पीछे चला दो, लालटेन के पीछे भगा दो, किसी को नीतीश के पीछे भगा दो, किसी को कांग्रेस के हवाले कर डालो। वोट जब बंटता है तब हम पीछे रह जाते हैं। वोट जब एक ताकत बनकर खड़े रहता है, वोट जब मजबूत होता है और एक पार्टी एक शख्स के पीछे जाता है, तब इम्तियाज जलील जैसा शिवसेना को हराकर जीत कर आता है। 20 सालों से मेरे अपने शहर औरंगाबाद में शिवसेना जीत कर आती थी। लगातार 20 सालों तक कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हमारे कभी इलाके के अंदर हमारा भी अपना एक नुमाइंदा होगा। आज से 20 साल पहले चले जाओ, मेरे अपने शहर ही नहीं, आप हिंदुस्तान के तमाम उन शहरों के अंदर चले जाओ जहां पर आपकी आबादी है लेकिन आपका नुमाइंदा चुनकर नहीं आता। क्या वजह है कि इन 20 सालों के अंदर हमारी आबादी बढ़ी है, आपकी आबादी बढ़ी है, पॉपुलेशन बड़ा है, लेकिन हर विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर आप देखेंगे कि हर 5 साल के अंदर हमारी नुमाइंदगी कम होती जा रही है, घटती जा रही है। ये मैं मन से नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े देखिए आप, चाहे वो महाराष्ट्र की विधानसभा हो, उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, राजस्थान की हो। क्या वजह है दोस्तों? वजह यही है कि मुसलमानों को कभी गैरों ने नहीं हराया है, मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ने हराया है। ये वजह है कि आज भी हमें लड़ाओ, हमारे वोटों को बांटो, तकसीम करो और जिसे जीतना है, जिसे जिताना है उसको आराम से जिताकर चले जाओ। दोस्तों, जब मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ था लोग मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आकर हमें देखकर हंसते थे, कहते थे कितना लेगा। कोई कहता था कि 25,000 वोट भी ले लिए तो बहुत बड़ी बात समझना। कोई कहते थे कि मैनेज हो गया, शिवसेना और भाजपा को जिताने के लिए खड़ा हो गया। लेकिन हमने अपनी आवाम से कहा था कि हम पिछले 74 सालों से इसी तरह की बातों में आकर हम बहक जाते हैं। अगर इन लोगों को जवाब देना है तो चुनाव के दिन पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाओ और इनको जवाब दो। अल्हम्दुलिल्लाह, महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर आप लोगों को भी फख्र होना चाहिए। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की, लेकिन उन 48 सीटों के अंदर सिर्फ एक ही मुस्लिम सांसद चुनकर आता है और वो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इम्तियाज जलील चुनकर आता है। और ऐसे वैसे भी नहीं जो कहते थे कि ये 25,000 लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख वोट लेकर हम जीत कर आए हैं। 4 लाख कैसे मुमकिन हुआ? कौम को हमने ये कहा था कि एक बार मुत्तहिद हो जाओ, एक बार एक ताकत बनकर तो दिखाओ। लोग कहते थे कि क्या हम जीतेंगे, हमसे सवाल करते थे। हम उन्हें ये कहते थे कि अगर 3 लाख वोट लेकर अगर खुदा न करे हम हार भी जाए तो उस हार में भी हमारी जीत रहेगी, क्योंकि मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम हम कर रहे हैं। ये काम आपको करना है। मुझे मालूम है इजाज साहब ने जो बात कही है उसमें सच्चाई है। वही सच्चाई
जो हर हस्ती है कि जमीन खिसकने वाली है, उन्हें लगता है कि अगर हम हार गए, लालू की पार्टी अगर हार गई, उनका नुमाइंदा हार गया तो चलेगा, भाजपा जीत जाए तो चलेगा, लेकिन मजलिस नहीं जीतना चाहिए। नीतीश कुमार की सोच यही है कि मेरी पार्टी अगर हार जाती है तो चलेगा, लालू जीत जाए, लेकिन मजलिस जीतनी चाहिए। और क्यों नहीं जीतनी चाहिए? क्योंकि ये जो कौम है, ये समझते हैं कि ये हमारी जागीर है, ये समझते हैं कि ये रबर स्टैंप है हमारे लिए, कि हम हर 5 साल के बाद आएंगे, इनसे कहेंगे कि 2 वोट देना पड़ता है, देते आए हैं। मजलिस तो थी नहीं, मजलिस तो अभी आई आपके बीच में, आपने दिया है, कभी लालू का साथ दिया है, कभी नीतीश का दिया है, कभी राहुल गांधी का साथ दिया है, तो बदले में क्या मिला है बताइए? सीमांचल के अंदर क्यों हमारे नौजवान तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं? क्यों यहां पर अच्छे कॉलेजेस खोले नहीं जाते हैं? क्यों यहां पर इन्हें पढ़ाई के लिए साधन नहीं तैयार किए जा रहे हैं? क्यों हमारी बच्चियों के लिए कॉलेजेस और स्कूल्स खोले नहीं जा रहे हैं? इसकी वजह यही है कि इस कौम को जिस जगह में है वहीं पर रखो। जिस दिन ये पढ़ निकलेंगे, अपने अधिकारों को समझने लग जाएंगे, तो हमारी राजनीति कैसे चलेगी? हम लोग कैसा इनका सौदा करेंगे? इलेक्शन के वक्त आओ, इन्हें बांटो, तकसीम कर दो, पैसा लेकर आओ। बिल्कुल सही कहा है इजाज साहब ने, इलेक्शन के वक्त पैसा बंटता है, लेकिन दोस्तों इलेक्शन ऐसे भी होते हैं कि जिसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मैं एक बहुत अच्छी नौकरी मैं पुणे में करता था, बंगला था, गाड़ी थी, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब को मजबूत करने के इरादे से मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और सोचा क्यों ना असदुद्दीन अवैसी साहब को और ताकत बख्शी जाए। मैं जब औरंगाबाद आया, एक उर्दू अखबार में बहुत बड़ा इंटरव्यू मेरा छपा और उसमें यही बताया गया कि इतनी अच्छी नौकरी 24 साल की ज़िंदगी छोड़कर ये सिर्फ अपनी कौम की नुमाइंदगी करने के लिए आया है। वो इंटरव्यू पढ़ के अखबार में छपा। औरंगाबाद से कोसों दूर एक साहब स्कूल टीचर रिटायर्ड, उन्होंने वो इंटरव्यू पढ़ा, अपने बेटे को भेजे औरंगाबाद। एक लिफाफा था, वो बंद लिफाफा, वो बेटा लाकर दिया, तारुफ कराया कि हमारे वालिद साहब ने, हमारे अब्बू ने ये लिफाफा आपके लिए भेजे हैं, आप देख लीजिए। मैंने पूछा कौन है आपके अब्बू? तो कहा कि रिटायर्ड टीचर है, रिटायरमेंट हो गया है, घर में रहते हैं। एनवेलप के अंदर क्या है? उसने कहा खोल के देखो। मैंने एनवेलप खोल के देखा तो उसमें 3,500 रुपये रखे हुए थे। 3,500 रुपये रखे थे। मैंने उसके लड़के से पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि अब्बा के पेंशन के पैसे हैं। उन्होंने आपका इंटरव्यू पढ़ा अखबार में और उन्होंने कहा कि इलेक्शन में पैसा लगता है, ये बच्चे को लेकर जाकर ये पैसा दे देना चाहिए। वो 3,500 रुपये नहीं थे दोस्तों, मेरे लिए वो 3,500 रुपये नहीं थे। उसकी कीमत मेरे नजर में 3.5 करोड़ रुपए के बराबर थी, क्योंकि उस 3,500 रुपये के अंदर उनकी न जाने कितनी दुआएं छुपी हुई थी। वही दुआओं का नतीजा है कि जो आदमी तुमको देखा नहीं, तुमको जानता नहीं, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं, लेकिन सिर्फ एक जज्बे के तहत
वो मेरी मदद इसलिए करता है क्योंकि उसे मालूम है कि ये लड़का जो इलेक्शन लड़ रहा है ये मेरा कलमे का रिश्तेदार है, कलमे से जुड़ा है मेरा इसके साथ नाता। इसीलिए ऐसा जज्बा लेकर जब हम उतरते हैं तब जाकर इलेक्शन जीते जाते हैं मेरे भाई। लेकिन मुझे मालूम है कि आज आपके बीच में आकर लोग यही बहकाने की, यही बताने की कोशिश करेंगे कि इनको वोट दिए तो क्या होगा, इनको वोट दिए तो कौन हारेगा कौन जीतेगा। पूरा हिसाब किताब आपको दिखाया जाएगा, हर तरह से आपको यह समझाया जाएगा आंकड़ों के हिसाब से कि देखो इनको दिए तो ये फायदा होगा, लालटेन को दिए तो लालटेन ऐसा निकलने वाली है, अगर आप इसको दिए तो ऐसा निकलने वाली है। उनको एक बात जरूर कहना कि तुम्हारा यकीन इन आंकड़ों के ऊपर होगा, तुम्हारा यकीन इस हिसाब किताब के ऊपर होगा। तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस हिसाब किताब के हिसाब से कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरा यकीन इन आंकड़ों पर नहीं है, मेरा यकीन मेरे अल्लाह के ऊपर है और मैं मेरे अल्लाह के यकीन से ज्यादा किसी और चीज को नहीं मानता। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया यह इलेक्शन एक वजूद की लड़ाई है। एक ऐसे माहौल के अंदर आज ये इलेक्शन हो रहा है जहां पर 3 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने ऐलान किया कि बिहार का इलेक्शन होने दो, हम उसके बाद एनआरसी और सीएए फिर से लागू करेंगे। ये लागू करने का मकसद इनका यही है कि इस कौम के अंदर एक डर और खौफ का माहौल पैदा कर दो, और सिर्फ आपको परेशान करने का ऐसा इरादा है ये नहीं है। इन्होंने तो साफ कह दिया है कि आप घुसपैठिए हैं, आपको इस मुल्क में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि एक ऐसे दहशत के माहौल के अंदर आपको वो लाना चाहते हैं, और वो वक्त जब आएगा जब आज से पूछा जाएगा कि आपकी हमें कागजात दो,